एक्चुअली हमने ये बता दिया कि वेव फ्रंट क्या है, हमने ये बता दिया कि टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट क्या है। अब एक बात ये भी तो आती है कि जब लाइट प्रोपगेट करती है, अब क्वेश्चन ये आया कि लाइट प्रोपगेट करती है तो वेव फ्रंट कैसे चलता है, वेव फ्रंट की क्या ज्योमेट्री होती है। तो इसको पूरा हाइगेंस ने पेपर में एक ज्योमेट्रिकल वे में समझाया था कि हाउ वेव फ्रंट्स प्रोपगेट्स फॉरवर्ड विद द लाइट, लाइट के साथ वो आगे कैसे जाता है। ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन में हम मीडियम पार्टिकल जब वर्ड लेते हैं तो तुम्हें पता है बेटा, ल्यूमिनिफेरस ईथर नाम का एक हाइपोथेटिकल मीडियम मान के मीडियम पार्टिकल एक्सप्लेन किया जाता है, पहली बात। दूसरा, जिस समय हाइगेंस ने बताया कि लाइट वेव है, उस समय तक न्यूटन के अकॉर्डिंग लाइट पार्टिकल था, इसलिए कहते हैं कि सैकड़ों साल तक, मेरा आइडिया करीब 150 साल तक ये चलता रहा, 150 साल तक ये चलता रहा कि लाइट वेव है या लाइट पार्टिकल है। न्यूटन का ज्यादा प्रभाव था, इसलिए लाइट को पार्टिकल मान के ही चीजें की जा रही थी। सबसे पहली बार लाइट को वेव मानने का नजरिया जो बड़ा स्ट्रांगली आता है वो 1801 में आता है, 1801 में आता है, जब यंग ने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया और यंग्स ने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया और डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने में, इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन करने में उसने लाइट का वेव नेचर इस्तेमाल किया। तो 1801 में यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बाद, इंटरफेरेंस के एक्सप्लेनेशन के बाद, लाइट को वेव के हिसाब से वैज्ञानिक वर्ग जो था वो मानने लगा। सबसे तगड़ा सपोर्ट लाइट के वेव नेचर को मिलता है 1850 में, 1850 में फोको नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्हें एक्सपेरिमेंट किया, बड़ा पॉपुलर एक्सपेरिमेंट है, जिसमें उसने बाकायदा कैलकुलेट करके दिखाया कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, और उसने डेंसर मीडियम की तरह वाटर यूज किया था, जब लाइट रेयर मीडियम से वाटर में जाती है, हवा से वाटर में जाती है, तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। और याद करो, न्यूटन्स कार्पस्कुलर थ्योरी में कहा गया था कि जब लाइट रेयर से डेंसर जाती है तो स्पीड बढ़ जाती है, जबकि वेव नेचर ऑफ लाइट में हाइगेंस ने बताया था डेंसर मीडियम में स्पीड घट जाती है। तो इसका मतलब है वेव नेचर ऑफ लाइट को सपोर्ट 1850 में तो बाकायदा एक्सपेरिमेंटली और ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन मिलता है। इसलिए 1850 और 1801 के आसपास, इस बीच में लाइट के वेव नेचर को माना जाने लगा कि लाइट में वेव का प्रभाव है। उसी को एक्सप्लेन करने में हाइगेंस के जो प्रिंसिपल थे, हाइगेंस का जो फिनोमिना था, उसका इस्तेमाल किया जाता है। हमारी एक्चुअल में हेडिंग क्या है कि जब लाइट आगे की ओर प्रोपेगेट करती है बेटा, तो वेव फ्रंट कैसे चलता है, पहली बात। और दूसरी बात यही जो बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, हाइगेंस ने वेव फ्रंट के प्रोपेगेशन को एक्सप्लेन करने के लिए एक पूरी की पूरी थ्योरी इस्तेमाल किया, उसे बोलते हैं हाइगेंस सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी। हमारा बेटा अगला पॉइंट ही है हाइगेंस सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी, राइट। तो हेडिंग डालिएगा हाइगेंस, बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, सेकेंडरी, ठीक है, वेवलेट्स थ्योरी। मैंने बताया ना इस चैप्टर में थ्योरी बहुत ज्यादा है। वो क्या है? हाइगेंस सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी। हाइगेंस ने, इसे हाइगेंस प्रिंसिपल भी कहते हैं या हाइगेंस प्रिंसिपल। एक्चुअली बेटा है ना कि लाइट प्रोपेगेट करती है तो उसके साथ वेव फ्रंट भी प्रोपेगेट करता है। वेव फ्रंट कैसे प्रोपेगेट करेगा, तो कुछ नियम तो बनाने पड़ेंगे। तो इसलिए हाइगेंस ने क्या किया, वेव फ्रंट के लाइट के साथ प्रोपेगेट करने के लिए जो ज्योमेट्रिकल फिगर आपके पेपर पे ड्रॉ किए, उसके आधार लिए उसने कुछ नियम बनाए। और ये नियम क्या थे, उस समय उसके पास जो अवेलेबल जानकारी थी उस आधार पे बनाया गया। तो आप ध्यान रखिएगा, हाइगेंस सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी के मेन 3 पॉइंट्स हैं। देयर आर मेन 3 पोस्टुलेट्स ए पॉइंट। देयर आर मेन 3 पॉइंट्स। बेटा इस चैप्टर में 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक साथ बता दूं, इंपॉर्टेंस का एक प्रोपोर्शन बता दूं जो बोर्ड और कॉम्पिटिशन दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। पहला वेव फ्रंट क्या है, दूसरा टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट क्या है, तीसरा ये वेव फ्रंट मिलते कैसे हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी। इसके अंदर 3 मेन पॉइंट है। पहला देखो, हाइगेंस ने क्या बताया था, तुम्हें याद है?
जब किसी सोर्स से वेव चलती हैं तो ऐसा सरफेस जिसके ऊपर सारे मीडियम पार्टिकल सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन में होते हैं, इस सरफेस को हम वेव फ्रंट कहते हैं। इस प्रिंसिपल को इससे आगे बढ़ाया जाता है और ये क्या कहता है, सुनिएगा बेटा। अगर मान ली ये वेव फ्रंट है बेटा, देखो देखो बेटा ये स्फेरिकल वेव फ्रंट का हिस्सा है। इस थ्योरी का पहला पॉइंट है कि किसी वेव फ्रंट के ऊपर सिचुएटेड जितने मीडियम पार्टिकल्स होते हैं ये सब खुद अपने आप में सेकेंडरी सोर्स ऑफ वेव होते हैं। मतलब क्या समझे, वेव फ्रंट के ऊपर जितने मीडियम पार्टिकल हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं, सेम फेज में है। कहते हैं दीज पार्टिकल्स सिचुएटेड ऑन द वेव फ्रंट बिहेव्स एज द सेकेंडरी सोर्स। वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ द पार्टिकल की तरह काम करते हैं। प्राइमरी सोर्स बेटा ये, इसके बाद वेव फ्रंट के पार्टिकल सेकेंडरी सोर्स है, अगला वेव फ्रंट ले लो ये भी सेकेंडरी सोर्स है। तो यही पॉइंट है अगला, क्या, ऑल मीडियम पार्टिकल्स सिचुएटेड ऑन अ वेव फ्रंट बिहेव्स एज new source of light, new source of light। मतलब ये लाइट के नए सोर्स होते हैं, न्यू सोर्स या सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। आप सेकेंड न्यू यहां पे पढ़ा लो जाए, बिहेव्स एज न्यू या सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। बोलिए बेटा, तो क्या बोला, ऑल मीडियम पार्टिकल सिचुएटेड ऑन अ वेव फ्रंट बिहेव्स एज न्यू और सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। बोले बेटा, क्लियर है इतनी बात। दूसरा इसी को और बढ़ा लें और बताइएगा बेटा, अगर ये सारे मीडियम पार्ट के न्यू सोर्स हैं तो आप समझना बेटा, अगर ये एक नए सोर्स है तो ये कैसा सोर्स है बताओ, पॉइंट सोर्स है। तो हर ये सेकेंडरी सोर्स एक पॉइंट सोर्स है। तो पता पॉइंट सोर्स से कैसा वेव फ्रंट एमिट होगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो ये सब के सब अपने से एक स्फेरिकल वेव फ्रंट एमिट करते हैं और इन्हें सेकेंडरी वेवलेट्स नाम दिया गया। तो अगला इसी पॉइंट का कंटिन्यूएशन है, एंड दे एमिट, यानी दीज मीडियम पार्टिकल्स व्हिच आर द सेकेंडरी सोर्स, दे एमिट सेकेंडरी वेवलेट्स। मतलब ये जो नई वेव इससे निकलेंगी उन्हें हम सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं इन दैट मीडियम। तो लिखो, एंड एमिट्स secondary wavelets secondary wavelets बस लिख दो, इतना है। सेकेंड पॉइंट जानते क्या है बेटा, मतलब आता है कि सुनेंगे बेटे कि अगर ये न्यू सोर्स ऑफ लाइट है, ये सेकेंडरी वेवलेट एमिट करते हैं, तो सेकेंडरी वेवलेट की स्पीड क्या हुई। तो कहते हैं कि ये वेव फ्रंट जिस मीडियम में बनेगा, मान लो बेटा लाइट वैक्यूम में है तो ल्यूमिनिफेरस ईथर में बन रहा है, लाइट चली गई पानी में तो ये पानी में वाइब्रेट कर रहा है, पानी में लाइट चलेगी, जाएगी कुछ दूरी तक। तो कहते हैं ये जिस मीडियम में बनता है उस मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होता है उससे चलता है। तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं फिर से, सेकेंडरी वेवलेट्स प्रोपगेट विद द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। क्लियर। सेकेंडरी वेवलेट्स propagate with the speed of light in that medium, speed of light in that medium, उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट से चलते हैं। तीसरा पॉइंट है बेटा, वो ध्यान रखिएगा, जानते क्या होता है, मैं लिख दूं फिर आते हैं। एनवेलप या इसे टेंजेंट भी कहते हैं, और टेंजेंट ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स shows new position of wave front। राइट इसका मतलब बता रहे हैं। पहले दूसरे पॉइंट हो गए थे बेटे, देखो मैंने बताया था ना, ये एक वेव फ्रंट है, इसके ऊपर जितने मीडियम पार्टिकल हैं सब के सब नए सोर्स हैं। तो देखो बेटा, ये एक स्फेरिकल वेव फ्रंट आप इसका बना लो, मतलब आप इसको सेंटर मानो, एक खास रेडियस का स्फेयर बना दो,
इसको सेंटर मानो और इतनी ही रेडियस आर रेडियस का स्फीयर बना दो, तो ये सेकेंडरी वेवलेट्स हो गए। फिर उन्होंने क्या बोला, एनवलप। एनवलप मतलब टेंजेंट बेटा, टच करते हुए लाइन अगर आप ऐसे खींचें तो देखो ये वेव फ्रंट की नई पोजीशन आ गई, ये पहले थी फर्स्ट और ये सेकंड आ गई। तो ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स को टच करते हुए जो सरफेस खींचते हैं इसे एनवलप कहते हैं। एनवलप और टेंजेंट अलग कैसे है तो पता है बेटा, जैसे अगर इस तरह से एक कर्व है मतलब सर्किल है, इस पे टच करते हुए लाइन खींचो तो ये टेंजेंट होता है। लेकिन बेटा आप इसे सर्किल ना समझो, स्फीयर समझो, फुटबॉल है मान लो। देखो बेटा सर्किल क्या है, मैं तो अंगूठी भी नहीं लाया, पता नहीं कहां। चलिए बेटा देखिएगा सर्किल क्या है। देखो सर्किल को टच करते हुए लाइन खींचे तो इसे हम टेंजेंट कहते हैं। लेकिन आप सर्किल हटा दो, इमेजिन करो फुटबॉल है, जैसे ये हाथ मेरा फुटबॉल मान, अगर मैं कहूं इसको टच करते हुए तो तुम कहोगे सर लाइन नहीं खींचेंगे, एक सरफेस खींचेंगे। तो टच करते हुए स्फीयर को अगर एक सरफेस ड्रॉ किया जाए दैट इज कॉल्ड एनवलप। तो एक तरह से एनवलप टेंजेंट का टू डायमेंशनल एक्सप्लेनेशन है। टेंजेंट इज अ लाइन, एनवलप इज अ सरफेस। अगर आप बेटा जो सेकेंडरी वेवलेट्स बनी उनका टेंजेंट ड्रॉ कर दें या एनवलप ड्रॉ कर दें तो ये जो टेंजेंट या एनवलप आया ये वेवफ्रंट की नई पोजीशन होता है। ये तीसरा पॉइंट आया। बोलो तीनों पॉइंट याद हो गए? अभी तुम्हें याद तो नहीं हुए होंगे, समझ गए होंगे। मैं याद करने के लिए बता दूं, बड़ा सिंपल सा। पहला पॉइंट बताएं क्या है, वेवफ्रंट के सारे मीडियम पार्टिकल सेकेंडरी सोर्स हैं, पहला। दूसरा पॉइंट, दीज सेकेंडरी सोर्स एमिट्स सेकेंडरी वेव, नहीं ये पहले का ही कंटिन्यूएशन है। दीज सेकेंडरी सोर्स एमिट सेकेंडरी वेवलेट्स, ये आ गया। तो पहला क्या था, ऑल मीडियम पार्टिकल्स ऑफ द wavefront behaves as secondary source and emits secondary wavelets. Second है speed of secondary wavelets is equal to the speed of light in that medium. और तीसरा है the tangent or envelope of secondary wavelets shows the new position of wave. चलिएगा अब सुनिएगा बेटा, भाई साहब आपने सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी बता दी, वेवफ्रंट बता दिया कि लाइट वेव है। अब लाइट प्रोपगेट कैसे करती है, तो ये शुद्ध ज्योमेट्रिकल कॉन्स्ट्रक्शन है। भाई साहब मैं बताऊं, इसका अगर उपयोग कहीं पर है तो मात्र थ्योरी में है। और वो थ्योरी में कहां पर है, इसका उपयोग थ्योरी में बेटा वहां पर है जहां पर आपका बोर्ड का पेपर आता है। कंपटीशन में ये किस तरह से यूजफुल होगा बेटा, हर ज्ञान, हर नॉलेज, हर इंफॉर्मेशन, हर स्किल कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली यूज हो जाता है, हमें पता नहीं चलता है। इसलिए आप जानिए ये कैसे काम करता है। तो देखिएगा हमारा है क्या अगला हेडिंग, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ propagation of wavefront by using Huygens principle. बात समझे क्या, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेवफ्रंट बाय यूजिंग द हाइगेंस प्रिंसिपल। ये कैसे होता है हम इसे लेकर चल रहे हैं। अगर ये पॉइंट सोर्स मान ले, ये पॉइंट सोर्स है, तो पता पॉइंट सोर्स से वेव्स, लाइट वेव्स चारों तरफ इधर 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 बाहर अंदर तरफ हर तरफ जाए। हम ये ले रहे हैं कि इस पॉइंट सोर्स की वजह से एक स्फेरिकल वेवफ्रंट का एक स्फेरिकल आर्क हमें ये मिला। बेटा ध्यान रखिएगा बेटा, मतलब इसको सेंटर मान के अगर हम एक स्फेयर ड्रॉ करें तो पूरा एक स्फेरिकल वेवफ्रंट मिलता है। देखो हियर इज द पॉइंट सोर्स, इस पॉइंट सोर्स की वजह से इस स्फेरिकल वेवफ्रंट मिला और उस स्फेरिकल वेवफ्रंट का एक हिस्सा हमने यहां बना लिया। बोले इतनी बात क्लियर। लेवलिंग में नामकरण अलग कर लेते हैं। मान लीजिए PQ आया, PQ इज द पोजीशन ऑफ स्फेरिकल वेवफ्रंट। तुम कहोगे कब, ध्यान रखिएगा, PQ इज द पोजीशन ऑफ स्फेरिकल वेवफ्रंट एट टाइम t इक्वल टू 0। मतलब जब आपने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया तो आपने पाया स्फेरिकल वेवफ्रंट की ये पोजीशन है, एक साइड आप देख रहे हो, ठीक है। हमें बताना है कि t टाइम के बाद, बेटा t टाइम के बाद ये वेवफ्रंट कहां पहुंचेगा, तो इसके लिए हाइगेंस प्रिंसिपल यूज होगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा, PQ is the position of spherical wavefront at an instant t equal to 0. We have to find out position of new wavefront after time t. टाइम t के बाद बताना है। इसके ऊपर जितने मीडियम पार्टिकल हैं सब नए सोर्स हैं। तो मान लो एक मीडियम पार्टिकल ये ले लो बेटा, आप ये ले लो, ये इस तरह से आप ऐसा करो, 3 4 5 मीडियम पार्टिकल आप इसके ऊपर सेलेक्ट कर लो। मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं। तो इसके ऊपर एक मीडियम पार्टिकल ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया आपने, और ये और ये। तो हमने मीडियम पार्टिकल 1 2 3 4 5 5 ही ले लेते हैं, ले लिया। टी टाइम के बाद आपको नई पोजीशन चाहिए। अगर हम मान ले ये मीडियम जो है वो वैक्यूम ही है, तो तुम्हें पता है स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में क्या होता है, c।
और टाइम क्या हुआ t। स्पीड और टाइम को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो डिस्टेंस आता है, ये डिस्टेंस को हम रेडियस मान लेते हैं। तो हमने क्या किया मैं बता रहा हूं, इन पॉइंट्स को सेंटर मानिए, c इज द स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम जिसे हम वैक्यूम मान रहे हैं। तो इस मीडियम में अगर स्पीड ऑफ लाइट c है तो c इंटू टी इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द लाइट इन द टाइम t टाइम में लाइट ct के बराबर दूरी तय करेगी। तो आप ct डिस्टेंस को रेडियस मानिए, इन सभी के सभी पॉइंट्स को सेंटर मानिए और इतनी रेडियस का स्फीयर ड्रॉ कर दीजिए। आपके पास क्योंकि ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आपके पास प्रोटेक्टर होगा, कंपास होगा, आप उससे ड्रॉ करें परफेक्ट बनेगा। मेरे से शायद इतना ना बने यहां पर, तो मैं थोड़ा सा आप मार्जिन लूंगा, ये पॉइंट्स मैं अपने हिसाब से अलग कर ले रहा हूं क्योंकि छोटा बड़ा हो जाता है इससे। तो आप देखिएगा आप क्या करोगे, टेक दीज मीडियम पार्टिकल्स एज सेंटर, पहले पार्टिकल को सेंटर माना हमने, आर रेडियस का स्फीयर ड्रॉ किया, सेकेंड पार्टिकल को सेंटर मानो, सेम रेडियस का स्फीयर ड्रॉ करो, थर्ड को सेंटर माना, सेम रेडियस का स्फीयर ड्रॉ करो। इन स्फीयर्स को क्या बोलते हैं बेटा, सेकेंडरी वेवलेट्स, सेकेंडरी वेवलेट्स ड्रॉ किया। चौथे को आपने माना, इनका भी सेकेंडरी वेवलेट्स आपने ड्रॉ किया। ठीक, तुम्हें याद है हाइगेंस प्रिंसिपल का लास्ट पॉइंट क्या कहता था, एनवलप ऑफ दीज सेकेंडरी वेवलेट्स। अगर हम इनको टच करते हुए एनवलप इनका ड्रॉ कर दें, एनवलप या तो एनवलप ऑफ दीज सेकेंडरी वेवलेट्स शो द पोजीशन ऑफ न्यू वेवफ्रंट। तो यहां वेवफ्रंट की नई पोजीशन आ जाती है P1 P2, यहां पे टाइम t इक्वल टू 0 था, यहां पे टाइम t इक्वल टू t है बेटा, P1 P2 आ जाती है, P1 Q1 है, सॉरी या। तो देखो बेटा P1 Q1 इज द पोजीशन ऑफ न्यू वेवफ्रंट एट टाइम t। इस जगह आप एनवलप एक ऐसा यहां भी ड्रॉ कर सकते हैं, यू कैन ऑल्सो ड्रॉ एनवलप हियर, इसे आप P2 डैश कर दें। लेकिन नियम के अनुसार देखिएगा, इसने तो हालांकि प्रूव भी किया था, अकॉर्डिंग टू हाइगेंस केवल फॉरवर्ड वेवफ्रंट P1 Q1 पॉसिबल है क्योंकि लाइट प्रोपेगेट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोपेगेट करती है। जो बेटा देखो वेवफ्रंट PQ यहां था तो वेवफ्रंट आगे की ओर वाला बनेगा, बैकवर्ड वेवफ्रंट P2 Q2 इज नॉट पॉसिबल। तो बैकवर्ड वेवफ्रंट P2 Q2 इज नॉट पॉसिबल, नहीं पॉसिबल हो। इसके अंदर ड्रॉबैक क्या है बेटा, देखो सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी में वेवफ्रंट के प्रोपेगेशन को मैंने बता दिया कि फॉरवर्ड वेवफ्रंट P1 Q1 इज पॉसिबल, बैकवर्ड वेवफ्रंट P2 Q2 इज नॉट पॉसिबल। इसका एक्सप्लेनेशन पूछा गया, इससे आया ना बेटा, इसमें ड्रॉबैक क्या आता है, एक्सप्लेनेशन ऑफ नॉट एग्जिस्टेंस ऑफ बैकवर्ड वेवफ्रंट वॉज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। हाइगेंस ने क्या बताया, लाइट प्रोपगेट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, देयरफॉर देयर एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन में यानी वेवफ्रंट यहां था, बैकवर्ड डायरेक्शन में वेव का एम्पलीट्यूड नेग्लिजिबल होता है। जब एम्पलीट्यूड नेग्लिजिबल तो इंटेंसिटी जीरो, तो इंटेंसिटी जीरो तो ये नहीं पॉसिबल है। हालांकि इस एक्सप्लेनेशन को सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं माना गया, जो एक ड्रॉबैक बना रहा। फ्यूचर में कुछ और कॉम्प्लेक्स थ्योरीज के अकॉर्डिंग इसको एक्सप्लेन किया जा सका कि बैकवर्ड वेवफ्रंट क्यों नहीं पॉसिबल है। हाइगेंस उसका बड़ा सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया था, वो एक्सप्लेनेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन तुम ध्यान रखना, हाइगेंस सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी में फॉरवर्ड वेवफ्रंट इज पॉसिबल बिकॉज इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन इज मेजरेबल एंड मैक्सिमम, but in backward direction intensity is negligible, therefore backward wavefront P2 Q2 is not possible। तो आप ध्यान रखना backward wavefront को नहीं लेकर के चलेंगे। बोलें क्लियर, ठीक है। तो देखिएगा अब एक बार मन में आएगा क्या, सर ये तो स्फेरिकल वेवफ्रंट ड्रॉ करना आपने बता दिया, अगर हमें बताया जाए प्लेन वेवफ्रंट ड्रॉ करिए तो आप बताइए, यही वेव इंफिनिटी पे चली जाए बेटा, बताइएगा अगर यही लाइट वेव इंफिनिटी पे चली जाए एट इंफिनिटी, तो बताइए अगर लाइट वेव इंफिनिटी पे जाती है तो वेव फ्रंट कैसा हो जाता है, प्लेन हो जाता है। तो देखो वेव फ्रंट इज प्लेन, ये आ गया। अब आप इसे P1 या आप इसे ऐसा करो S1 S2 मान लो। तो बात समझिएगा बेटा, यही स्फेरिकल वेव फ्रंट इंफिनिटी पे चला गया तो ये कैसा बन गया, प्लेन वेव फ्रंट बन गया। तो आप देखिएगा प्लेन वेव फ्रंट का भी हम तुम्हें ज्योमेट्री बता रहे हैं कैसे जाता है। तो एट इंफिनिटी
wavefront becomes plane. This plane wavefront has been shown by S1 S2. तो देखो at infinity wavefront is plane wavefront which is denoted here by S1 S2. हमें बताना है कि कुछ टाइम के बाद मान ले S1 S2 ले लिया है, अब आप इसके लिए भी टाइम जीरो मान ले. सपोज S1 S2 इज द पोजीशन एट t इक्वल टू जीरो. t इक्वल टू जीरो का मतलब जब आपने फर्दर ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया आ गया. फिर आपसे बोला गया टाइम t के बाद नई पोजीशन बताइए. तरीका बिल्कुल सेम. इस वेवफ्रंट के ऊपर सिचुएटेड जितने मीडियम पार्टिकल उनको न्यू सोर्स ऑफ लाइट मानो. न्यू सोर्स ऑफ लाइट, न्यू सोर्स ऑफ लाइट आप मान लो. फिर आप इनको सेंटर लेकर के बेटा CT इक्वल टू R के बराबर रेडियस के स्फेयर्स ड्रॉ कर दो. आप स्फेयर्स ड्रॉ करिए जिन्हें हम सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं. आप इनका ज्योमेट्रिकली आप बिल्कुल परफेक्ट स्फेयर ड्रॉ कर सकते हैं. मेरे ना ड्रॉ हो रहे हो तो ये मेरा पास एपरेटस की कमी की वजह से ये आया. तो ठीक है बेटा, आपने क्या किया, ये वेवफ्रंट S1 S2 प्लेन वेवफ्रंट है. इसके ऊपर वी हैव टेकन 3 मीडियम पार्टिकल्स 1, 2 and 3. आफ्टर टेकिंग दीज मीडियम पार्टिकल्स टेक रेडियस इक्वल टू CT. क्यों? क्योंकि t टाइम के बाद वेवफ्रंट चाहिए. तो R इक्वल टू CT के बराबर रेडियस लिया, स्फेयर ड्रॉ किया. ये स्फेयर सेकेंडरी वेवलेट्स को शो करते हैं. इनका एनवलप आप ड्रॉ करिए तो देखो बेटा इनका एनवलप ऐसे प्लेन आएगा. द एनवलप अगर आप ड्रॉ करें तो S1 डैश और S2 डैश इज द न्यू पोजीशन ऑफ वेवफ्रंट एट व्हाट टाइम बेटा? t इक्वल टू t पर आएगा. फिर वही बात है, बैकवर्ड वेवफ्रंट S2 डैश भी यहां पर आ जाएगा. देखो S1 S2 डबल डैश भी आ जाएगा. तो आप देखें यहां बैकवर्ड वेवफ्रंट S1 डबल डैश S2 डबल डैश आएगा. लेकिन बैकवर्ड वेवफ्रंट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट्स इंटेंसिटी इज 0. तो बैकवर्ड वेवफ्रंट इज नॉट पॉसिबल according to Huygens because its intensity is 0 or negligible. बोले क्लियर? तो देखिएगा बेटा, this is the way to explain propagation of wavefront in a medium or in what way we can get the new position of spherical wavefront or plane wavefront. और इसको हमने हाइगेंस थ्योरी से एक्सप्लेन किया. राइट. सो बच्चों इस लेक्चर में हमने हाइगेंस प्रिंसिपल और हाइगेंस थ्योरी एंड हाइगेंस के अकॉर्डिंग वेवफ्रंट कैसे प्रोपगेट करता है ये पढ़ा. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेंस थ्योरी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को कैसे प्रूव करते हैं. और उसका प्रूफ आपके बोर्ड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो अगला लेक्चर देखना मत भूलिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो. कैन यू लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास आते जाएं. थैंक यू.